अस्सलामुअलैकुम, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, जहां खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम करती हुई नजर आती हैं, वहीं मीडिया भी वो शोबा है जहां खवातीन बिला तफरीक अपनी काबिलियत का मुजाहरा करती हुई दिखाई देती हैं। और ये फेमिनिज्म कमेंट से ज़्यादा पजीराई की बात है कि अगर कोई इंसान, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, किसी भी शोबे से आगे आकर अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो ये ज़रूरी है कि हम उसको अच्छे तरीके से वेलकम करें, उसको अप्रिशिएट करें। बहादुरी की बात की जाए तो मीडिया में क्राइम रिपोर्टिंग से ज़्यादा बहादुरी का कोई काम नहीं है, और ख़ासकर अगर ये शोबा किसी खातून ने संभाला हो तो उससे बड़ी दिलेरी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। ऐसी एक बहादुर फीमेल क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। 10 साल तजुर्बा रखती हैं इस फील्ड में, इंतहाई निडर है, जैसा कि हमने इस प्रोमो में भी देखा। आज हम इनसे बात करेंगे क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से, लड़कियों को दरपेश चैलेंजेस के बारे में और उनसे उनके अपने तजुर्बात भी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समा चैनल की क्राइम रिपोर्टर और एंकर पर्सन फराह यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम फराह, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रामीना, आप कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी बताएं जनाब, ये क्या आपने किया है? दिलेरी कितनी ज़्यादा आ जाती है इस तरह से? और मुझे बताएं कि जब आपने क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड में आने का सोचा तो ये कोई मजबूरी थी, इत्तेफाक था या फिर आपका अपना पैशन था? अच्छा, जहाँ तक दिलेरी की बात है तो वो शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं होती है। शायद बचपन से आप थोड़े बहादुर होते हैं और काम करके फिर थोड़े और बहादुर हो जाते हैं। करियर का आगाज़ मैंने किया था न्यूज़ एंकरिंग से, और न्यूज़ एंकरिंग जब मैं स्टूडियो में बैठ के करती थी तो मुझे लगता था कि ये नहीं करना, ये सिर्फ ये नहीं है जो मुझे करना है, कुछ और करना है। फिर जब मैंने डॉन न्यूज़ ज्वाइन किया था तो वहाँ मैंने मैनेजमेंट से डिस्कस किया। दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने मुझे कहा ठीक है हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, जो कि सोशल इशूज़ बेस्ड था। अच्छा। फिर आपने देखा कुछ अरसे से हमारा क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ ट्रेंड ज़्यादा हो गया, हर चैनल ऐसे प्रोग्राम कर रहा है। तो फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और करते करते अब तो करते चले जा रहे हैं। जहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ थोड़ी सी बेहतरी आ सके तो हम अपनी कोशिश कर लेते हैं, आगे फिर अल्लाह मालिक है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, हम कर कुछ और होते हैं लेकिन हमें एकदम एहसास होता है कि नहीं, ये हमें ये जो है ना, ये चीज़ नहीं है जो हम करना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ और ही बना है। और फिर जब हम उस फील्ड में आ जाते हैं ना तो फिर अपने आप को एक्सेल भी उसमें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आपने क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में आने का सोचा तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट था आपको या मुखालफत का सामना भी करना पड़ा? अच्छा, न्यूज़ एंकरिंग जब शुरू की थी, मीडिया में आने का सोचा था तो अम्मी अब्बू की तरफ से तो नहीं, मतलब रिलेटिव्स की तरफ से थोड़ा इशू था कि लड़की है, मीडिया में जा रही है, मीडिया अच्छी फील नहीं है। लेकिन जब काम करना शुरू किया और अच्छा नाम हो गया तो फिर वही रिलेटिव्स आज बहुत प्यार से मिलते हैं। और जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो शुरू में अम्मी बहुत कंसर्न होती थी, बेटा कैसी जगह पर जा रही हो, इतने अजीब से लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं। लेकिन फिर उनको भी समझाया कि कुछ अच्छा करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल, अब दे ऑल आर सेटिस्फाइड। सही है, कुछ अच्छा करने के लिए रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है। अभी आपने थ्रेट्स की बात की, अम्मी के कंसर्न की बात की, तो मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं इस फील्ड में आने के बाद आपकी अपनी ज़ात को और आपकी फैमिली को किस हद तक सिक्योरिटी थ्रेट्स और कह सकते हैं किस लेवल के सिक्योरिटी थ्रेट्स आप लोगों को मिलते हैं? अच्छा, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जब हम ऑन फील्ड जाते हैं हम सिर्फ टीम के कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और आपको पता है कि माफियाज बन गए हुए हैं। ये सिर्फ कोई एक बंदा नहीं है, उसके पीछे पूरी की पूरी चेन्स होती है। धमकियाँ भी मिलती हैं, बाज़ का रिटेलिएशन का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और यही सोचते हैं कि देखें अगर हमारी ज़िंदगी का खात्मा इस तरह से लिखा हुआ है तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन जब तक जिंदा है, जो काम करने का हमने सोचा हुआ है उसको करते चले जाएं, क्योंकि डर के घबरा के बैठ गए तो फिर तो सारा पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात की है, डर के घबरा के बैठ गए तो सारा पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। मुझे बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो चैनल का किस हद तक रोल होता है आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में? हम लोग जब जैसे मैंने आपको बताया कि टीम में बहुत थोड़े मेंबर्स होते हैं, आपके प्रोड्यूसर होते हैं, कैमरामैन्स होते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती हमारी, सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। एट टाइम्स ये होता है कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम खुद नहीं जा पाते तो पुलिस को साथ ले लेते हैं। लेकिन एज सच सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। अगर किसी भी, मतलब अपनी बात नहीं मैं कर रही, कोई भी रिपोर्टर अगर काम के लिए जा रहा है तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो एक रिस्क ही होता है, वो अपनी जान का खतरा मोल लेके काम कर रहा होता है। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि चैनल को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थोड़ी सी? लेनी चाहिए, होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता किसी रिपोर्टर के साथ कुछ हो जाता है, लेकिन फिर इतने सारे रिपोर्टर्स होते हैं, इतनी सारी टीम्स हैं, तो वो भी किस किस की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। लेकिन कुछ होना चाहिए ऐसा। अब चूँकि काम बहुत ख़तरनाक हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें ज़रूरी हो गया अब तो। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आम मुशाहिदा है हमारा कि जो चैनल्स हैं उसमें फीमेल क्राइम रिपोर्टर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब तक चैनल को देख लें, इसके अलावा हमारे पास HTV है, उसमें उज़मा मैडम काम करती हैं क्राइम रिपोर्टर के तौर पे। तो आप मुझे बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी चैनल्स की फ़ीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? अच्छा, कुछ चैनल्स हैं जहाँ पर सिर्फ जो मेल एंकर्स हैं वही इस तरह का प्रोग्राम करते हैं, आउटडोर रोड शो या क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं। कुछ चैनल्स जैसे आपने नाम लिया अब तक का या अहल TV का लिया है, वहाँ पर कुछ लोग
लोग तो हैं जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जो अपना काम करते करते वहाँ पे आ गए। कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रामा फील्ड की तरफ से एकदम उन्होंने यहाँ पर स्विच किया। तो वो जर्नलिज्म में नए हैं। अब उस ट्रेंड का मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन अगर जर्नलिस्ट कोई खातून है और उस पर पैशन है तो उसको तो ज़रूर चैनल को करना चाहिए कि उसको मौका ज़रूर दें कि वो अच्छा काम करना चाह रही है तो वो करे ज़रूर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डाकुओं से आपका सामना होता है, आप जुर्म को इतने करीब से देखती हैं, फायरिंग होती है, फिर आंसू गैस के जो शेल्स होते हैं वो भी फेंके जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को इतने करीब से देखकर आप पे इमोशनली या साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट होता है और आप उसको हैंडल किस तरह से करती हैं? क्राइम को देखने के बाद उतना इफेक्ट नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि इसको बेहतर किया जा सकता है। अपनी पुलिस को हम बाज़ औक़ात मशवरा तो नहीं देते, कोशिश करते हैं कि उनको समझाया जा सके या आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। गवर्नमेंट को भी हम अपने प्रोग्राम में एड्रेस करते हैं, लेकिन जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं ना, उस पर दिल बहुत ज़्यादा जलता है। किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी के घर में पानी गैस नहीं आ रहा, बच्चों की एजुकेशन का मसला है, गुर्बत के मारे कोई अपनी जान दे देता है, तो उस पर दिल बहुत कुड़ता है। और यकीन जाने पूरी रात में सो नहीं सकती कि आखिर कब हमारी हुकूमत को होश आएगा और कब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इन चीज़ों को यकीनी बनाएगी। सिक्योरिटी, अगर आपका लॉ स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपके कवानीन अच्छे होंगे और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर ये सब कुछ हमें देखना नहीं पड़ेगा। तो समहाउ ये रिलेट करता है जाके गवर्नमेंट से और इदारों से। जी बिल्कुल, ऐसे गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रिलेट करती हैं। अगर गवर्नमेंट ही स्टेप्स नहीं ले रही होगी तो फिर ज़ाहिर है नीचे के लोग जो है क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जाके समझा सकते हैं लोगों को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। सोशल इशूज़ भी और क्राइम भी जो है वो एड्रेस करना जो है गवर्नमेंट का सबसे पहले काम है। अब चूँकि आप इस फील्ड में हैं, क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड में, तो आपसे ये सवाल करना बहुत लाजमी समझती हूँ कि आप क्या समझती हैं कौन सा जुर्म पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा पनप रहा है और उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जुर्म जो होता है, सबसे बड़ा जुर्म जो है वो करप्शन है। करप्शन। और हम लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं कि करप्शन भी कोई जुर्म है। लेट्स सपोज एक स्टूडेंट किसी बस में बैठता है और वो अपनी टिकट नहीं खरीदता, तो मेरे नज़दीक ये भी करप्शन है। कोई रोड पे जाते हुए इंसान जो है सिग्नल को तोड़ देता है, तो वो भी एक करप्शन है। हम कुछ चीज़ खाते हैं और गाड़ी से वो कचरा बाहर फेंक देते हैं, तो हम अपने हिस्से की करप्शन कर रहे हैं। तो हमें इसको रोकना चाहिए। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन का ना होना जराइम को पैदा करने की बहुत बड़ी रीज़न है। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने एक गैंग पकड़ा। उसमें जो गैंग के लोगों की उम्रें थी वो 11 साल से शुरू होती थी। 11 साल, 13 साल, 14 साल, और सारे बच्चे 18 साल की उम्र से कम थे। और जब उनसे पूछा गया कि तुम लोग क्यों इस तरफ आए, तो उनका ये कहना था कि मेरी माँ को फालिज का अटैक हुआ था, मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे पूरी करता। गुर्बत। तो अगर आप बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री करें, टेक्निकल एजुकेशन करें, साथ में कुछ फंड्स करें, जैसे पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगा ये, तो ये फिर जुर्म को जो रूट लेवल से हम ग्रास रूट लेवल से ख़त्म करेंगे, तो फिर आगे जाकर ये सारा एक अच्छा पढ़ा लिखा तबका, एक अच्छी पढ़ी लिखी नस्ल सामने आएगी, तो ऑटोमेटिकली उसका खात्मा होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। और बात मैं समझती हूँ, बात असल में ये है कि हमारे पास लॉज सारे मौजूद हैं, पॉलिसीज़ हमारे पास सारी मौजूद है, एजुकेशन भी हमें जो हमारा कानून है वो हमें एजुकेशन भी बच्चों को देता है फ्री, लेकिन जो मसला है वो सारा इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं उन तमाम लॉ एंड ऑर्डर्स की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लॉ बन तो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप एक फ़ीमेल क्राइम रिपोर्टर हैं, आप क्या समझती हैं ये फील्ड कितनी ज़्यादा टफ है लड़कियों के लिए? ऐसी कौन सी इजाफी चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं जो कि लड़कों को फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप इस रिपोर्टिंग में आ जाती तो आपको सामना करना पड़ेगा? ऐसे कौन से मसाइल हैं? अच्छा रामीन, सबसे पहले हमारी सोसाइटी में लड़की होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप लड़की हैं, आप घर से बाहर निकलती हैं तो तभी से चैलेंज शुरू हो जाता है। आप घर से बाहर निकल के अगर बस स्टॉप तक जाती हैं तो पूरे रास्ते में जो लोग आपको मिलेंगे वो एक चैलेंज है। आपको वहाँ तक का फासला तय करना है, फिर आपको अपने ऑफिस में पहुँचना है और वहाँ पे जो मेल कॉलीग्स हैं उनसे भी आपको एक चैलेंज का सामना है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की जब एक्सेल कर रही होती है तो कहीं ना कहीं जो मेल शोविनिज्म होता है वो सामने आ जाता है कि ये कैसे आगे जा रही है, जिसमें होता ये है कि लड़की को कहा जाता है अच्छा किसी अच्छे तरीके से तो ये आगे नहीं आई हुई, जो कि सबसे बुरा कॉम्प्लीमेंट है। हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत मेहनती हैं। आप एजुकेशन में देखें, हमारी लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। आप किसी भी शोबे में देखें, लड़कियाँ पायलट हैं, लड़कियाँ आर्मी में जा रही हैं, लड़कियाँ मीडिया की फील्ड में हैं, लड़कियाँ इंजीनियर्स हैं, लड़कियाँ डॉक्टर हैं, लड़कियाँ नोबेल प्राइज़ ले रही हैं। तो इससे ज़्यादा और बड़ी बात क्या हो सकती? टैलेंट इतना मौजूद है, लड़की होने को आप सर पे सवार नहीं करें। ये जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, वो एक इंसान है,
और जिस तरह से एक मर्द माशरे में अपने आप को एक्सेल करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकता है, उसी तरह एक लड़की का भी उतना ही राइट है। बिल्कुल ऐसे ही है। लड़की अगर हाई पोस्ट पे पहुंचती है तो वाकई आपने बिल्कुल सही बात की कि समझा जाता है कि ये लड़की ज़रूर इसने कोई गलत काम किया होगा, इस वजह से इसको जो है वो आगे पहुंचाया गया है। लेकिन लड़कों के बारे में इस तरह से कोई नहीं सोचता। तो ये ना यही बात है कि परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, दिमाग में जो मसला है ना थोड़ा सा उसको सही करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि फील्ड का काम और घर को किस तरह से साथ मैनेज करती हैं, ये तो टिप मैं भी आपसे लेना चाहूँगी, हर लड़की लेना चाहेगी जो फील्ड में काम करिए। घर को काम को किस तरह से साथ मैनेज किया जा सकता है? राबिन, थोड़ा सा टफ था शुरू में, लेकिन बाद में मैंने उसको मैनेज कर लिया। कुछ ऐसा होता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो घर के सारे काम निपटाती हूँ, घर की सफाई सुथराई होती है, सब्जी गोश्त फ्रूट हफ्ते भर का ला के रख लेती हूँ और उसमें रेडी करके चली जाती हूँ। फिर काम पे जाती हूँ, काम के बाद शाम में आती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। और रात में चूँकि मुझे लेट सोने की आदत है तो कुछ काम मैं रात में निपटा दूँ, जैसे कपड़े आयरन करने, उनको धोना और ये सब काम। लोगों को लगता है कि जो मीडिया फील्ड की लड़कियां उनको ये सब नहीं आता, लेकिन मैं सारे काम खुद करती हूँ। सब खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। चलें, आप तो फिर इंस्पिरेशन है हमारे लिए, एक आइकन है हमारे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्राइम रिपोर्टिंग करियर आपका 10 साल रहा है माशाल्लाह से, तो इसका कोई यादगार वाकया बताएं। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो आपके दिमाग पे नक्श हो गया हो या आपको उससे कुछ सीखने को भी मिला हो। बुरे वाकयात बहुत से क्राइम रिपोर्टिंग हाँ, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग है या सोशल इश्यूज है तो उसमें बुरे वाकयात बहुत सारे हैं। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया याद है। एक दफ़ा किसी एरिया में हम गए थे, कराची का कोई रिमोट एरिया था, वहाँ पे गैस का बहुत ज़्यादा इशू था। लोग बहुत एहतजाज कर रहे थे। हमने जाके उनसे बात की कि गैस का क्या इशू है। अब मैं बात करी थी उनसे माइक पे और मुझे आवाज़ आ रही थी और एक इंडियन गाना कोई गा रहा है, वना बी माइक चमक चलो। ओके। और मैं देख रही हूँ ये कौन गाना गा रहा है, इधर भी देखा नज़र नहीं आया। नीचे पलट के देखा तो इतना सा बच्चा जो मेरी टांग के बराबर है वो ये गाना गा रहा था। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा पहले बड़े तो हो जाओ फिर ये गाना गा लेना। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बाकी बुरे वाकयात तो बहुत होते हैं। कोई शेयर करें छोटा सा कोई बुरा वाकया भी। बुरा वाकया मुझे इस तरह से याद है कि फैसलाबाद में हमने केमिकल डोर के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे। तो हम लोग केमिकल डोर की फैक्ट्री पे जाके हमने रेड किया और उसको बंद कराया। हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे, पुलिस की गाड़ी आगे निकल गई, या शायद मुझे लगता है हाँ पुलिस ने हमारे साथ जाने से इनकार कर दिया था। हम लोग गए वहाँ पे, हमने देखा वर्कर्स भी वहाँ से भागे थे। जब हम उस गली से बाहर निकले, गली होगी इतनी शायद जितने गाड़ी वहाँ से आगे जाके, जब हमने सामने देखा तो वहाँ पे 200-250 लोग खड़े हुए थे और उन्होंने कहा हम आपको तो यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। अब कैमरामैन को मैंने बोला, मैंने कहा कैमरा रोल पे डालें और ये सब रिकॉर्ड करें। वो रिकॉर्ड करने लगा तो उसका बाजू पकड़ के उस आदमी ने उसको बाहर निकाला और उसकी कोशिश थी कि वो उसके मारे। मैं गाड़ी से निकली और मैंने कहा आप मेरे कैमरामैन को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट पे कैमरामैन होते हैं। तो उनका मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आप कैसे किसी को हाथ लगा सकते हैं। और मैं वहाँ पे खड़े हो गई और फिर बहरहाल उन्होंने वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की है तो डर जाएगी। तो मैंने कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर ब्यूरो चीफ को हमने कॉल किया, वहाँ की पुलिस आ गई और मैंने फिर उनसे बोला, मैंने कहा आप जो चीज़ कर रहे हैं आप गलती मानने की बजाय उल्टा हमारी टीम को वहाँ पे आपने ये कमाल बना लिया। बहरहाल वो मामला हो गया था रफा दफा, लेकिन बस इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं, एक नहीं है, बेतहाशा। चलें सही, हम दुआ करते हैं कि ये फील्ड जो है जितनी आसान बनाई जा सकती है बनाई जा सके फीमेल्स के लिए स्पेशली। मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा शौक रखती हैं क्राइम रिपोर्टिंग में आने का, यानी कि जुनून है उनको कि हमने तो करना है तो क्राइम रिपोर्टिंग ही करना है वरना कुछ नहीं करना। तो मुझे बताएं ऐसी लड़कियों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? ज़रूर करें, ज़रूर आएँ, लेकिन ये समझ के नहीं आए कि बहुत आसान फील्ड है। अच्छा। आपको 10-10, 12-12 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। जब एक दफ़ा आप अपने मतलब प्रोग्राम के लिए या काम के लिए रिकॉर्डिंग के लिए आ जाते हैं तो आपका कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। बाज़ औक़ात हम एक स्टोरी करते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए महीनों लग जाते हैं। और सिर्फ आपने स्क्रीन पर नहीं आना, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, और भी एट द बैक एंड बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं आप, एडिटिंग कराते हैं आप, उस पर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं स्टोरी पर। तो ये सोच के आएँ कि पैशन जो है फिर वो मरना नहीं चाहिए। फिर आपको जिस फील्ड में आप आए हैं उसमें काम करके दिखाना है। मतलब ये नहीं होगा कि कुछ ग्लैमर है इसमें, ये फील्ड ग्लैमर से बिल्कुल अलग है। इसमें बहुत मेहनत का काम है। ज़रूर आएँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आएँ और ये सोच के आएँ कि अब आपने ये काम शुरू किया तो उसको आगे तक लेके जाएं। बिल्कुल ऐसे, ये पैशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो भी आप काम करना चाहें, जो भी आप डिसाइड करें, उसके लिए पैशन बड़ा ज़रूरी है। पैशन नहीं मरने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक करती हूँ आपके बाकी करियर के लिए। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ भी पूछना चाह रही थी कि आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्राइम रिपोर्टिंग तो आप कर रही हैं, प्रोग्राम भी आप अब सोशल इश्यूज़ पे लेकर आ रही हैं, इसके अलावा आप और क्या आपका प्लान है आगे का? अभी तो कुछ अर्से तक ये करना है, उसके बाद
प्रोग्राम होस्ट करना ही मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा। अच्छी फील्ड है जिससे आप थोड़ा सा शायद पॉजिटिव अपने माशरे को दे सकते हैं। उसके अलावा ये है कि इन द फ्यूचर मैं देखती हूँ कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, क्योंकि अच्छा। पैरेलल आप, ये बड़ी इनसिक्योर जॉब है मीडिया जॉब, बिल्कुल ऐसे कभी है। भी आप भी छोड़ सकते हैं, आपको निकाला भी जा सकता है, तो आपको बैकअप प्लान होना चाहिए। तो ये ही मेरा प्लान है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी। जी जनाब, ये थी फराह यूसुफ, क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में एक चमकता दमकता नाम। क्राइम रिपोर्टिंग के हवाले से हमने आज उनसे बहुत कुछ सीखा, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली, और उम्मीद है कि आपने आज के इस शो को एंजॉय किया होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।